शारदा काफी गरीब थी। उसके पति की कमाई से घर का खर्चा पूरा नहीं चल पाता था। इसीलिए शारदा खुद भी लोगों के घर में बर्तन धोती और आसपास भी अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाता था तो वो भी किया करती थी। एक दिन शारदा का पति दीपक उससे कहता है, अरे सुनती हो, कहाँ हो? हाँ जी कहिए, क्या बात है? आप क्यों मुझे बुला रहे इतना? ई लो हमारी आज की कमाई, और जो सामान आ पाए वो ले आओ। ना जाने कितने दिन ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, वो भी आधा पेट काट कर। अरे आप भी ना कुछ भी कहते हैं। हम गरीब है तो क्या हुआ, पर सुकून की सांस तो ले रहे हैं। सबके दिन बदलते हैं, हमारे भी जरूर बदलेंगे। पता नहीं कब दिन बदलेंगे, कब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ दे पाऊंगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। आप खामखाई इतना परेशान हो रहे हैं, हर दिन एक सा नहीं होता। अगर आज हमें इतनी परेशानी भी है तो क्या हुआ, ये जिंदगी भर थोड़ी हमारे साथ रहेंगी। अरे हमारे दिन ऐसे चल रहे हैं कि ना चाहते हुए भी ये सब बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। कल को हमारा परिवार आगे बढ़ेगा तब क्या होगा? अभी हम 2 लोगों के होते हुए इतनी मुश्किलें आती है कि खाना पीना सही वक्त पर मिल नहीं पाता हमें, तो बच्चा हो गया तो क्या करेंगे हम? दिन यूं ही बीतते हैं, लेकिन उसके हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुसीबतों का पहाड़ पूरा ही शारदा के ऊपर आ गिरा था। वो भी अब काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन शारदा जहाँ काम करती है वहाँ खाना बना रही थी। अरे घर पे तो बस यही सब्जी रखी है, लाला जी आएंगे तो उन्हें खाने को क्या दूंगी? कुछ नया बनाकर खिलाती हूँ आज। शारदा को समझ नहीं आता कि वो खाने में क्या बनाए, लेकिन फिर भी शारदा सारी सब्जियां काटने लगती है। सब तैयारियां हो जाती हैं। कुछ देर बाद लाला जी भी घर आ जाते हैं। लाला जी को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और वो शारदा से कहते हैं, शारदा बहन, आज तुम घर जाने के लिए लेट तो नहीं हो रही ना? वो क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आज मुझे देरी भी हो गई है घर आने में। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक तो है। खाना लगा दो शारदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाती हूँ। खाना देखकर लाला जी शारदा से कहते हैं, ये क्या बनाया है तुमने? लाला जी, कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, मैंने ये वेज बिरयानी बनाई है। ओहो शारदा बहन, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अच्छा, वैसे आपको कैसी लगी ये वेज बिरयानी? बहुत ही अच्छी बनी है ये वेज बिरयानी। आज से पहले तो तुमने कभी बनाकर ही नहीं खिलाई मुझे। मेरा बस चले तो मैं तो रोज बनाऊँ तुमसे ये वेज बिरयानी। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई। क्या ये बची हुई वेज बिरयानी मैं घर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर ले जाओ और अपने पति को भी खिलाओ। बिरयानी काफी ज्यादा बच जाती है और बची बिरयानी अपने घर ले जाती है। वहाँ शारदा अपने पति को बिरयानी देते हुए कहती है, पता है आज मैं कितना डर गई थी जब लाला जी ने इसे खाया तो मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम हर बात पे इतना डर काहे जाती हो? अरे आत्मविश्वास भी होना जरूरी है। अरे हम कुछ गलत थोड़ी करते हैं, बस खुद पे भरोसा करते हैं। वैसे ये सब बात छोड़ो और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने वेज बिरयानी बनानी सीखी कैसे? कुछ दिन पहले लाला जी ने होटल से बिरयानी मंगाई थी। जरा सी बच गई तो मैंने खाकर टेस्ट कर ली, तो मैंने सोचा इसे मैं अपने हाथों से बनाने की कोशिश करूंगी और बना ली। हम भी तो खाकर देखे, कैसी बनाई हो तुम? लाला जी को तो अच्छी लगी थी। मुझे लगा नहीं था कि लाला जी को मेरे हाथ की बनाई बिरयानी अच्छी लगेगी, लेकिन उन्हें काफी पसंद आई थी। दीपक वेज बिरयानी खाता है और मुस्कुराने लगता है। ये देखकर शारदा कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर क्यों दीपक इतना मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए वो अपने पति से पूछती है, क्यों जी, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? बताओ तो कैसी लगी आपको ये बिरयानी? अब बिरयानी नहीं भाग्यवान, अब वेज बिरयानी कहो, खाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। मजाक से हटके जो पूछ रही हो वो बताओ, बिरयानी कैसी बनी है? अरे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक, अरे चमत्कार है ये तो। अरे रे रे रे, ये क्या बोले जा रहे हो? ऊट पटांग सा कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा। आखिर बोलना क्या चाहते हो? अरे हम ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बना है, खाकर मजा आ गया। अरे ऐसा लग रहा है किसी होटल का खा रहे हैं। सच कहे ना तो तुमने हाथों में जादू है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दोनों पति पत्नी मुश्किलों में भी एक दूसरे को ऐसे ही हौसला देते हैं। कुछ दिनों बाद शारदा काम के लिए जा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन मान्या आती है और बोलती है, कैसी हो शारदा बहन, बहुत दिनों बाद दिख रही हो, बहुत व्यस्त हो गई हो कामों में। क्या आप भी मजाक कर रही हो बहन जी? आप ही नहीं दिखती हो कभी। हाँ वो क्या है ना, शादी का मौसम है,
तो काम पे लग गई हूँ। पूरे दिन की दिहाड़ी मुझे पूरे 500 रुपए मिलती है, ऊपर से खाना भी देते हैं। अरे वाह, मुझे भी बताओ, मैं भी काम करूँगी, 2 पैसे मिल जाए तो कुछ सहायता हो जाए। बताना जरूर मुझे। हाँ हाँ जरूर। वैसे भी खाना बनाने वाली की जगह खाली है, हो सके तो कल ही आ जाना तुम बात करने के लिए। दोनों वापस चले जाते हैं। शाम को दीपक घर आ जाता है, लेकिन शारदा नहीं थी घर पर। कुछ देर बाद शारदा आती है तो दीपक उससे कहता है, कहाँ थी तुम अब तक? बस मान्या बहन के घर गई थी, काम के सिलसिले में बात करने के लिए। काम? अरे तुम काम तो कर रही हो ना सेठ जी के यहाँ, फिर कौन सा दूसरा काम करना है तुमको, और काहे करना है? हाँ, पर ज्यादा पैसे नहीं हो पा रहे ना, इसीलिए तो सोच रही हूँ कुछ पैसे जमा कर कर एक वेज बिरयानी का ठेला लगा लूँ मैं। अरे सोच तो बहुत अच्छा रही हो तुम। एक बार सेठ जी से बात करके देखो, आखिर क्या कहते हैं वो। ठीक है, बात करती हूँ। शारदा काफी परेशान रहने लगी थी। लाला जी भी शारदा को काफी समय से परेशान देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कहते नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब शारदा लाला के घर में काम कर रही होती है, तभी लाला शारदा को परेशान देखकर कहता है, क्या बात है शारदा बहन, कुछ उदास सी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या? कैसे कहूँ सेठ जी, परेशान तो नहीं, पर मैंने कुछ सोचा है। हाँ बताओ, क्या सोचा है? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो बताना। सेठ जी, मैं सोच रही हूँ कि वेज बिरयानी का ठेला लगा लूँ मैं। अरे वाह, क्या सोचा है। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम उन्नति करो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? लाला जी की मदद से अब शारदा अपना वेज बिरयानी का काम शुरू कर देती है, जिसमें उसकी पूरी मदद उसका पति करता है। शारदा घर पर वेज बिरयानी बनाती और दीपक उसे बेचने जाता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दीपक बिरयानी बेच रहा होता है और ये सामने खड़ा दूसरा आदमी सलीम, जो खुद भी बिरयानी बेचता है। लीजिए लीजिए बिरयानी लीजिए, गर्मा गर्म वेज बिरयानी खाइए। अरे 5 स्टार होटल का खाना भूल जाएंगे जी, खा के देखिए, बहुत ही अच्छा बनाए हैं। क्या भाईजान, हमसे टक्कर लेने आए हो? मेरी बिरयानी वर्ल्ड फेमस है, मेरी बिरयानी के सामने आपकी बिरयानी बिकेगी नहीं। क्यों भैया, ऐसा काहे कह रहे हो? डर गए हो क्या हमसे? मैं किसी से नहीं डरता। बिरयानी का काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन काम शुरू करने से तुरंत पैसे तो नहीं आ सकते हैं ना। ऐसे ही यहाँ भी था, बिरयानी आधी ही बिकती थी। ये देखकर शारदा भी काफी परेशान हो रही थी। देखो जी, रोज रोज इतना नुकसान नहीं झेल सकते हम, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम सेठ जी के पैसे कैसे लौटाएंगे? उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। हाँ, नुकसान तो हम भी झेल नहीं सकते, पर कुछ तो करना होगा ना। रोज की तरह अब भी शारदा बिरयानी बनाने लग जाती है और बिरयानी बनाकर दीपक को दे देती है। लेकिन आज दीपक अकेले नहीं जाता, उसके साथ शारदा भी जाती है। बिरयानी ले लो, गरम गरम बिरयानी, टेस्टी बिरयानी, शारदा की वेज बिरयानी सबसे बेस्ट। ऐसा कह कह के शारदा वेज बिरयानी बेचती है। उसके हाथ की बिरयानी सभी को बहुत पसंद आती है। ये देखकर सलीम सामने दीपक को बोलता है, क्यों दीपक भाई, तुमसे नहीं बिकी बिरयानी तो अपनी पत्नी को ले आए। अरे ओ सलीम भाईजान, कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे मालकिन तो ही है हमारी जोरू, अरे हम तो कर्मचारी हैं। अरे घर की तो मालकिन थी ही, अब दुकान की भी हो गई। वैसे एक बात कहेंगे सलीम भाईजान, अपने काम पे ध्यान दे दो, वरना तुम्हारी बिरयानी तो बिकने से रही। मियाँ बीबी की तरफ से सलीम को बहुत चिढ़ हो रही थी, इसलिए वो चोरी चुपके जाता है शारदा के घर में और उसकी बनाई वेज बिरयानी में नमक डालने लगता है। लेकिन उसे ये सब करते लाला जी देख लेते हैं। क्यों भाई, ये सब करके क्या ही मिला तुम्हें? कितनी मेहनत से इन दोनों ने बिरयानी का ठेला लगाया था, तो पैसा कमा रहे थे, और तुम इनसे जल रहे हो सके तो तुम भी इनकी जैसे मेहनत करो, ना कि ऐसी हरकतें। लाला जी सलीम को अच्छे से सबक सिखाते हैं, जिसके बाद शारदा और दीपक अब अपने काम में और ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। स्वाति अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी स्वाति के मुंह पर छत की पपड़ी आकर गिर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ अनीता और भाई लोकेश को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। माँ, भाई जल्दी से यहाँ आओ। स्वाति की आवाज सुनकर दोनों आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ? तू क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? अरे आसमान ही गिर गया है, ये देखो पपड़ी मेरे मुंह पर गिरी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। एक तो वैसे ही हम किराए के घर में रहते हैं और ये भी इतना पुराना हो गया है।
पुराना हो गया है, इसीलिए इसका कम किराया जाता है। अभी अगर किसी अच्छे घर में रह रहे होते तब तो किराया भी इतना जाता कि कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते हमारे पास। माँ बस कुछ पैसों के लिए क्या हम इस पुराने घर में आत्मा की तरह भटकते रहेंगे? आज ये पपड़ी गिरी है, कल को तो पूरी छत ही गिर सकती है ना मेरे ऊपर। माँ स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। सच में घर तो बहुत पुराना हो गया है और जब से सड़क बनी है ना तब से तो अंदर घुस गया है। अपने किसी दोस्त को यहाँ लाने में शर्म आ जाती है मुझे। देखा माँ, भाई को भी अब यही लगता है कि अब तो घर बदलना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों बच्चे समझते क्यों नहीं हो? महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ गई है, कमाने वाला एक लोकेश ही है। हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, दूध दही का खर्च निकल आता है, जिससे अब हम इतनी महंगाई में ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। माँ समझ तो आप नहीं रही हो। अरे मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। स्वाति रहने दो, माँ सही कह रही है। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ हमें बोलने नहीं देती और पहले ही नया घर बनवा देती, लेकिन जब है ही नहीं तो माँ भी क्या कर सकती है इसमें। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी मकान मालिक को बोलकर ये ठीक करवाती हूँ। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के पुराने घर में रहती थी, जहां अनीता और उसके बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। पैसे ना होने के कारण वो लोग नया घर नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन कांता आती है और अनीता से कहती है, अरे ओ अनीता, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। आंखें खराब हो गई है क्या? यही तो हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या तुझे मैं? अरे तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर लाई है? जरा बता तो सही। तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दे अनीता। लेकिन अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो वो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का तो अपना घर भी नहीं है और नई बहू को क्या हम किराए के घर में लाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लोकेश का बर्ताव काफी पसंद आया। कह रहे थे कि एक बार जब वो मेरे घर आए थे तब लोकेश से मिले थे और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे सामने से आकर कहा कि वो लोकेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो एक बार हमें उन लोगों से मिल लेना चाहिए। मैंने उन्हें कल बुलाया है। एक बार मिल ले, देख ले लड़के को, सारी बात कर ले, और अगर फिर भी लड़की ठीक ना लगी तो मत करना शादी। लेकिन देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अनीता की बात कांता मान लेती है और अगले ही दिन लड़की का पूरा परिवार आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बात करते हैं और दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद भी आता है, जिसके बाद रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद घर में खुशियाँ तो आती ही हैं, लेकिन अनीता फिर भी एक जगह उदास बैठी थी। ये देखकर लोकेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अब तक हम लोग इस पुराने से घर में रह रहे हैं और अब जब हमारी नई बहू आएगी तो क्या वो भी इस पुराने घर में रहेगी? माँ आप ही तो कहती हो ना कि अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो एक नया घर बनाने जितना खर्चा क्यों करना? आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन देखिएगा हमारे पास एक नया घर होगा। अब तो तुम बच्चों ने ही सब देखना है, मेरा क्या है? मेरी तो उम्र हो चली है, आज हूँ कल नहीं। माँ यार आप ऐसी बातें मत किया करो, आप कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो हमारा क्या होगा। लोकेश अपनी माँ को समझाता है और कुछ ही दिनों बाद लोकेश की माधुरी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। वो घर आकर अपना ससुराल भी संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद लोकेश काम से जल्दी आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर माधुरी से कहता है, माधुरी सबके कपड़े तुम बांध लो। लेकिन हुआ क्या? कपड़े क्यों बांध दूं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अब और इस घर में नहीं रह सकते। अब हम इस पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? और मकान मालिक से आपकी कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? माधुरी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो कहा है वो करो और जल्दी से सबके कपड़े बांधो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ प्लीज अब कोई सवाल मत पूछना।
लोकेश के कहने पर माधुरी कपड़े और सामान बांधने लग जाती है। जब सब तैयारी हो जाती है तो लोकेश सबको लेकर एक फ्लैट के बाहर जाता है। अनीता, स्वाति और माधुरी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अनीता कहती है, अब तू रुक जा और चुपचाप बता कि तू हमें किसके घर लेकर जा रहा है और अपना घर क्यों खाली करने को कह रहा है। तू साफ साफ बता, ये किसका घर है। माँ कुछ देर और तो रुक जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। लोकेश कुछ नहीं बताता और सबको लेकर एक फ्लैट में चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट देखकर स्वाति कहती है, भैया आप यहाँ हमें जले पर नमक डालने के लिए लेकर आए हो। ये इतना बड़ा और सुंदर फ्लैट है, हमें क्यों लेकर आए हो? भाभी आपको तो पता है ना भैया हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। माँ ये लीजिए, ये है हमारा नया घर। हमारा घर? लेकिन हमारा तो वो पुराना वाला घर था ना, ये कब लिया तूने? और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। पूरी बात बता, क्या ये सच में हमारा फ्लैट है? हाँ माँ, ये हमारा फ्लैट है, आपका नया घर। वो क्या है ना, बहुत अच्छा काम किया था मैंने, तो मेरे बॉस ने ना मुझे खुश होकर ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है इस फ्लैट के कागज किसके नाम पर है? आपके नाम पे है माँ, आपके नाम पे। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्वाति पूरा घर देखने लगती है। उसके बाद सब लोग घर का सामान सेट करने लगते हैं और फिर नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक बार स्वाति अनीता और अपनी भाभी से कहती है, नया घर अच्छा तो बहुत है, लेकिन पुराने घर में इतने सालों तक रह रहे थे तो हमें वही की आदत है ना, इसलिए इतना मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोला स्वाति तुमने। अभी शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और मुझे भी उस घर की आदत हो गई है। यहाँ तो छत भी नहीं है, पुराने घर में तो छत भी थी, हम वहाँ रोज शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है ही नहीं। तू तो रहने ही दे स्वाति, ये नया घर है तो अलग ही होगा ना। और अब वही पुराने घर की तरह होता तो ये तुझे ही सबसे ज्यादा परेशानी होती कि जगह बदल ली, लेकिन घर तो पुराना ही है। हाँ ये तो सही कहा आपने, यहाँ कम से कम मुँह पर पपड़ी तो नहीं गिरी ना। अब पुराने घर से नए घर में आ ही गए थे और धीरे धीरे नए घर की आदत भी हो ही जाती है।